हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा था, की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। साथ ही साथ हमने यहाँ पे रे डायग्राम डिस्कस किए थे। आज हम कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। उत्तल दर्पण बेसिकली आपके बड़े जो है दर्पण के गोले का ही एक भाग होता है। इस केस में जो परावर्तक सतह होती है वो उभरी हुई सतह होती है और अंदर वाली सतह को हम यहाँ पे पॉलिश करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, अवतल दर्पण होता है, और इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना। इफ द कट पार्ट ऑफ द हॉलो स्फीयर इज पेंटेड फ्रॉम इनसाइड, यानी अगर एक खोखले गोले को हम अंदर से काट दे, देन इट्स आउटर सरफेस बिकम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इसकी जो बाह्य सतह है वो परावर्तक सतह बन जाती है। दिस काइंड ऑफ मिरर इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। खोखले गोले के कटे हुए भाग को यदि अंदर से रंगा जाए तो उसका बाहरी पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि हमने पॉलिश कौन सी सतह की है, अंदर वाली सतह। ये अंदर वाली सतह हमने यहाँ पे पॉलिश की है और ये आपकी क्या है, परावर्तक सतह। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, नोट करेंगे इसे। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताओं के बारे में। यहाँ पे जैसे कि अभी हमने बात करी कि जो आपका उत्तल दर्पण होता है वो अपसारी दर्पण यानी डाइवर्जिंग मिरर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो किरणें इस पे पड़ती हैं वो डाइवर्ज हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण है। मुख्य अक्ष की समानांतर किरण आपके किस पे पड़ रही है, अवतल दर्पण पे पड़ रही है। तो यह रिफ्लेक्शन के बाद ये डाइवर्ज हो जाएगी, बिखर जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो हम इसे इसलिए डाइवर्जिंग मिरर या क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है, यानी हर केस में प्रतिबिंब छोटा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा, चाहे वस्तु की स्थिति कुछ भी हो। ठीक, तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। A convex mirror is also known as diverging mirror, यानी उत्तल दर्पण को हम डाइवर्जिंग मिरर या अपसारी दर्पण भी कहते हैं। As the mirror diverges light rays when they strike its reflecting surface. ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो लाइट रेज हैं, प्रकाश की किरणें हैं, जब वो इसकी परावर्तक सतह पर पड़ती हैं तो वो बिखर जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। वर्चुअल, इरेक्ट and diminished images are always formed with convex mirror irrespective of the distance between the object and the mirror. क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि इस प्रकार के दर्पण के द्वारा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, चाहे वस्तु की दूरी कुछ भी हो, यानी वस्तु की दूरी कुछ भी हो, कहीं पर भी आप वस्तु रख दे, लेकिन हमें हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक, एक उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह दर्पण प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है जब वे इसकी परावर्तक सतह से टकराती है। वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी के बावजूद आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण के साथ बनता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक,
तो ये इसकी क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, आप इसे नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है यहाँ पे रूल्स पढ़ेंगे, जिन रूल्स के माध्यम से आप किरण आरेख बनाएं। तो अवतल दर्पण के केस में जैसे कि हमें पता है डाइवर्जिंग यानी अपसारी दर्पण होता है। सबसे पहला जो रूल है वो यही है कि जब जब भी कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, कोई प्रकाश की किरण जो है उत्तल दर्पण पे पड़ेगी, कॉन्वेक्स मिरर पे पड़ेगी, तो क्या होगा, अगर वो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है तो एक बिंदु से टकराएगी और टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक, रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्शन के कारण वो कहाँ चल जाएगी, बिखर जाएगी या अपसरित हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप इस रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण को पीछे एक्सटेंड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा ये फोकस से आ, ठीक है। तो ये इसका पहला रूल है कि जो आपका उत्तल दर्पण होता है उसमें किरण क्या होती है, आपकी बिखर जाती है, अपसरित हो जाती है। तो पैरेलल रे ऐसे पड़ेगी और वो बिखर जाएगी या रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो वो ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही। नेक्स्ट है कि अगर कोई किरण कुछ इस तरीके से दर्पण पे पड़ रही है कि वो फोकस की तरफ जा रही है, किरण आ रही है, ऐसा लग रहा है फोकस की तरफ जा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये आपका क्या है, बी रूल है। तीसरा रूल क्या है, अगर कोई किरण दर्पण पर कुछ इस तरीके से पड़ती है कि ऐसा लगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है, तो ऐसी किरण क्या करती है, उसी पथ से वापस चल जाती है जिस पथ से वो आती है, ठीक है। तो ये इसका तीसरा रूल है यानी सी रूल। चौथा रूल डी रूल क्या है, डी रूल ये कहता है कि अगर कोई किरण कुछ इस तरीके से उत्तल दर्पण पे पड़ती है कि वो पोल पे स्ट्राइक करे यानी पोल पे टकराए और फिर वो वापस नीचे से रिफ्लेक्ट हो जाए, तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल की तरह कौन बिहेव करता है, आपका मुख्य अक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल आई और एंगल आर होते हैं ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये आपके चार रूल्स हैं कॉन्वेक्स मिरर के, जिसके माध्यम से आप क्या करेंगे, यहाँ पे किरण आरेख यानी रे डायग्राम बनाएं, ठीक है। तो इन्हें आप अभी नोट करेंगे। अब हम बात करेंगे रे डायग्राम्स के बारे में। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण के केस में हम रे डायग्राम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो दर्पण के काफी पास है। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि यहाँ पे हर एक वस्तु से अनेक किरणें निकलेंगी, लेकिन हम यहाँ पे दो किरणें लेंगे जिसके माध्यम से हम रे डायग्राम यहाँ पे जो है बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने माना कि एक वस्तु है बी ए जो कि हमने दर्पण के सामने रखा है और ये दर्पण से कुछ ही दूरी पर है। एक किरण निकलती है और वो कुछ इस तरीके से दर्पण पे पड़ती है कि मानो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, ऐसी किरण क्या करती है, अपने पथ से वापस चली जाती है। दूसरी किरण हम मुख्य अक्ष के समानांतर ले रहे हैं, डी बिंदु पे वो स्ट्राइक करेगा और फिर क्या हो जाएगा, वो अपसरित या डाइवर्ज हो जाएगा। और इसे अगर हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये जो किरण है वो आपको ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही। अब यहाँ पे आप पीछे वाली जो किरण है यानी दर्पण के पीछे की किरण जो है वो आप डॉटेड लाइन से दर्शाएंगे। यहाँ पर बी डैश बिंदु पे दोनों किरण मिल रही है, तो ये आपका बी की इमेज हो जाएगी। फिर ए की इमेज यहाँ पे यानी बी डैश ए, ये आपके पास इमेज आ गई, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किरणें वास्तविक तौर पर एक दूसरे के साथ नहीं मिल रही हैं, बल्कि हमें ऐसा लग रहा है कि वो मिल रही, ठीक है। तो ये जो इमेज होगी ये वर्चुअल होगी यानी आभासी होगी। अब सीधी है, ठीक है, आप देख सकते हैं सीधा प्रतिबिंब बन रहा है और छोटा, ठीक है। और कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में आप देख सकते हैं।
तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, यानी अनंत दूरी तथा ध्रुव के बीच में। इमेज की बात की जाए, प्रतिबिंब की बात की जाए, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? प्रतिबिंब आप देख सकते हैं दर्पण के पीछे बन रहा है और पोल और फोकस के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि आपकी ये वस्तु की स्थिति, ये है प्रतिबिंब की स्थिति, और ये है प्रकृति। प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो देख सकते हैं आप, लिखा है बिहाइंड मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में और दर्पण के पीछे। तो आप लिखेंगे दर्पण के पीछे फोकस तथा ध्रुव के बीच में। अब प्रकृति की बात करें तो प्रकृति कैसी होगी? वर्चुअल स्मॉलर एंड इरेक्ट, यानी आभासी, छोटा तथा सीधा। ठीक है, तो ये इसकी क्या होगी? नेचर यानी प्रकृति होगी। ठीक, तो ये आपका पहला रे डायग्राम है जिसमें वस्तु जो है आपकी जो है दर्पण के बेहद पास रखी गई है, यानी अनंत दूरी और पोल के बीच में रखी गई। आप इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम बात करते हैं जब हमारी वस्तु इंफिनिटी पर है, यानी अनंत दूरी पर है, तो अनंत दूरी से आने वाली जो किरण होगी वो मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, पैरेलल होगी, और एक बिंदु पे वो दर्पण से टकराएगी और फिर क्या हो जाएगी? अपसरित हो जाएगी। अब आप इसे पीछे एक्सटेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो किरण है वो फोकस से आ रही है, तो यानी यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो आपकी फोकस पर ही बनेगी। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर बनेगी। छोटी इमेज होगी, बिंदु जो है आकार की होगी, पॉइंट साइज की होगी, आभासी होगी। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना। तो आप लिखेंगे वस्तु की स्थिति अनंत दूरी पर, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? बिहाइंड द मिरर एट फोकस, यानी दर्पण के पीछे फोकस पर। प्रकृति कैसी है? वर्चुअल पॉइंट साइज एंड इरेक्ट, यानी आभासी, बिंदु आकार की तथा सीधी। तथा सीधा। ठीक, तो इसे आप नोट करें। अब हम चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण के उपयोग की तरफ, कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है वो वस्तुओं का छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी आप वस्तु को के प्रतिबिंब को दर्पण के भीतर देख सकते हैं। इसी कारण इसका उपयोग रेयर व्यू मिरर यानी पार्श्व दृश्य दर्पण के तौर पर किया जाता है। आपने देखा होगा कि आपकी गाड़ियों में जो पार्श्व दृश्य दर्पण या रियर व्यू मिरर होते हैं वो आपके कॉन्वेक्स मिरर से बनाए जाते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की ये प्रॉपर्टी है कि कुछ दूरी पे जो वस्तुएं होती हैं उसका वो छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इस कारण क्या होता है, छोटे प्रतिबिंब के कारण एक छोटे से दर्पण पे हम बहुत बड़ा व्यू देख पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको यूज करते हैं हम साइड व्यू मिरर के तौर पर। कॉन्वेक्स मिरर are used in the rear view mirrors in all the vehicle। क्या कहा गया है कि जो आपका उत्तल दर्पण होता है
इसका उपयोग रेयर व्यू मिरर के तौर पे किया जाता है और सारे के सारे जो व्हीकल है, वाहन है, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। They give a larger view when compared to the plane mirror. ये क्या करते हैं, ये एक बहुत बड़ी जगह का व्यू देते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी जगह का ये व्यू देते हैं। किससे कंपेयर करें, अगर प्लेन मिरर से कंपेयर करें। We need huge plane mirror to cover the width seen through a convex mirror of a much smaller size. अगर हम क्या करें, हम क्या करते हैं, हम कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं, पीछे का दर्पण, पीछे का जो है दृश्य देखते हैं। जितना बड़ा दृश्य हम एक छोटे से कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण में देख रहा है, उतना दृश्य देखने के लिए हमें एक बड़े प्लेन मिरर की आवश्यकता हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हम हमेशा जो है कॉन्वेक्स मिरर का क्यों यूज करते हैं, प्लेन मिरर का क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि प्लेन मिरर में आपकी जो साइज होता है वस्तु का, वस्तु के प्रतिबिंब का, वो सेम होता है, वहीं कॉन्वेक्स में छोटा होता है। छोटा होने के कारण हमें बहुत बड़ा व्यू एक छोटे से दर्पण पे दिख जाता है। ठीक, सभी वाहनों के पार्श्व दृश्य दर्पणों में उत्तल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पणों की तुलना में वे बड़ा दृश्य देते हैं। बहुत छोटे आकार के उत्तल दर्पण के माध्यम से दिखाई देने वाली चौड़ाई को कवर करने के लिए हमें विशाल समतल दर्पणों की आवश्यकता होती है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से रियर व्यू मिरर के तौर पे कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये आपका इसका पहला उपयोग है, आप इसे नोट करें। अगले उपयोग की बात करते हैं। इसका उपयोग हम ज्वेलरी शॉप में या जो आपके जो बड़े बड़े शॉप्स होते हैं वहां हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग वहां कुछ इस तरीके से किया जाता है कि इसको आपकी जो है सीलिंग पे लगाया जाता है, यानी कॉन्वेक्स मिरर को, उत्तल दर्पण को आपकी सीलिंग पे लगाया जाता है। और हम ये जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, एक बड़े एरिया का व्यू दे देता है। तो यहाँ पे सीलिंग पे लगाने से ये काफी बड़े एरिया का व्यू हमें दे पाता है, जिस कारण हमें चीजों को देखने में आसानी हो जाती है कि कहीं कोई चीज कोई चुरा तो नहीं रहा है, कोई चीज इधर से उधर तो नहीं हुई, वो आसानी से हम देख पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसका उपयोग जो है आपकी ज्वेलरी शॉप हो गया, जो आपकी शॉप्स होती हैं बड़ी बड़ी, वहां हम करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर आर ऑल्सो यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, यानी उत्तल दर्पण का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है। इन बिग बिल्डिंग हॉल्स, इन शॉप्स एक्सेट्रा। कहाँ कहाँ किया जाता है, हॉल्स में, शॉप में। इन अ शॉप वन सिक्योरिटी पर्सनल कैन व्यू अ वाइड पार्ट ऑफ द शॉप यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर पुट ऑन द सीलिंग। हम क्या कर सकते हैं, शॉप में एक जो है सीलिंग में एक दर्पण लगा के पूरे की पूरी शॉप को देख सकते हैं। Instead of having more than one security person, we can use multiple convex mirror on the ceiling. क्या कहा गया है कि बहुत सारे सिक्योरिटी पर्सन की जगह अगर हम सिर्फ एक दर्पण सीलिंग पे लगाए तो उससे ही हमें क्या मिल जाता है, पूरे शॉप का व्यू मिल जाता है। In hallways, they are put at intersection or at blind spot in the corridor to improve the visibility for people walking there. क्या कहा गया है, अगर हम क्या करें, जो है इसको कॉर्नर्स पे लगाएं। ठीक है, कॉर्नर होता है, ब्लाइंड स्पॉट्स पे लगाते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वो आसानी से देख पाता है कि कोई व्यक्ति आगे से तो नहीं आ रहा है। ठीक है, ताकि वो टकराए ना, या जैसे आपने देखा होगा कि रोड में भी होते, अगर आप रोड से जाएंगे तो जहाँ पे ब्लाइंड पॉइंट होते हैं वहां पे लगाए जाते हैं, ताकि आगे से अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई वाहन आ रहा है, तो वो देखा जा सके और एक्सीडेंट से बचा जा सके। उत्तल दर्पणों का उपयोग हॉलवे, दुकानों आदि के निर्माण में सुरक्षा उद्देश्य के लिए भी किया जाता है। एक दुकान में एक सुरक्षा कर्मी छत पर लगाए गए उत्तल दर्पण का उपयोग करके दुकान के एक विस्तृत हिस्से को देख सकता
एक से अधिक सुरक्षाकर्मी होने के बजाय हम छत पर कोई एक उत्तल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। गलियारों में, इन्हें चौराहों पर या गलियारों में अंधे स्थान पर रखा जाता है ताकि वहां चलने के लिए लोगों की दृश्यता में सुधार हो सके। ठीक है, तो ये इसका अगला उपयोग है, आप इसे नोट करेंगे। हम जो है उत्तल दर्पण का उपयोग रोड के किनारे करते हैं। ठीक है, ताकि आप ब्लाइंड स्पॉट में देख पाएं कि आगे से कोई व्यक्ति आ रहा है या नहीं। ठीक है, पार्किंग वाली जगहों पे भी इसका यूज किया जाता है ताकि हम पार्किंग से गाड़ी को आसानी से निकाल सके और ये देख सके कि कोई वाहन पीछे से आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आ रहा है तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी गाड़ी बाहर निकालें। ठीक है, तो यहाँ पे on roads, driveways and alleys, there are convex mirror angularly kept especially at the curves and turns out to improve visibility। क्या कहा गया है, रोड पे जो है जो आपके कॉन्वेक्स मिरर होते हैं इनको एक कोण की स्थिति पे रखा जाता है, यानी एक एंगल पे रखा जाता है ताकि विजिबिलिटी ठीक हो पाए। ठीक, दे आर ऑल्सो यूज इन पार्किंग लॉट, इसका उपयोग पार्किंग लॉट में किया जाता है टू मेक पार्किंग एंड टेकिंग आउट ऑफ व्हीकल इजी, ताकि पार्किंग आसान की जाए, वाहन को बाहर निकालना आसान किया जाए। द मिरर हेल्प्स देम लुक आउट एट एनी इनकमिंग ट्रैफिक और व्हीकल। जो दर्पण होता है वो हमें मदद करता है कि हम वाहन को आसानी से बाहर निकाल सके। सड़कों, ड्राइववे और गलियों में उत्तल दर्पण होते हैं जो दृश्यता में सुधार के लिए विशेष रूप में घुमावों और मोड़ों पर कोणीय रूप से रखे जाते हैं। पार्किंग को आसान बनाने और पार्किंग से बाहर निकालने के लिए उनका उपयोग पार्किंग स्थल में भी किया जाता है। शीशा या दर्पण उन्हें आने वाले किसी भी ट्रैफिक या वाहन को देखने में मदद करता है। तो ये आपका जो है उत्तल दर्पण का अगला यूज है, आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों, आज हमने उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ा, इसके रे डायग्राम्स देखे और इसके उपयोग यहाँ पे हमने जाने। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम गोलीय लेंस के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।